बेहतरीन बताती है कि ये कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की शक्ल में एग्रीमेंट तो नहीं होता है, लेकिन वो सिचुएशन की बुनियाद पे दोनों पार्टीज का रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज होती है वो एग्रीमेंट की तरह से ही होती है। सुबह में अगर यही डिस्कस कर रहा था तो उधर मैंने मिसाल उनको शायद शेयर की थी कि ये फरवा अपनी बुक ना भूल गई है और उसकी बुक के ऊपर नाम भी नहीं लिखा हुआ किसकी ये बुक है। क्लास में ना क्लास ऑफ हो गई तो ये मोहम्मद खान को मिल गई है, वो चला गया। अब मोहम्मद खान क्या हो गया, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, कि चीज जिसकी गुम गई है उसे वो मिल गई है। तो मोहम्मद खान के बाकी दुनिया से उसके हवाले से क्या ताल्लुक है बुक के हवाले से, और अब वो नहीं जानता है हुज बुक इज दिस। अब उसकी ड्यूटी उस हवाले से क्या है, पहले तो वो एक किताब को ओरिजिनल शक्ल में बरकरार रखेगा या उसकी कितनी वो हिफाजत कर सकता है, उसको उस शक्ल में रहने की देखभाल करेगा, ठीक है। फिर सबसे पहले ड्यूटी क्या है उसकी कि वो कोशिश करेगा कि किसकी ये किताब है ताकि मैं उसे लौटा सकूं। बावजूद कोशिश भी नहीं मिलती तो वो उसके पास सबसे ज्यादा उसके ऊपर हक हासिल हो जाता है, कोई उसे अब छीन नहीं सकता, ठीक है, ओरिजिनल ओनर के अलावा। अब हम देखें तो अब ये एक तो ये सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है कि फरवा एक किताब लाई है तो मोहम्मद खान ने उससे मांगी किताब कि मैं पढ़ के आपको दे दूंगा, इसे बेलमेंट कहते हैं, कि कोई चीज किसी को मुफ्तार देना या उसकी पोजेशन में देना फॉर द टाइम बीइंग, कि वो उसका इस्तेमाल करके उसे वापस कर देगा। इस बाइक जिस तरह अक्सर आप भी करते होंगे एक दूसरे से लेते होंगे, बड़ी अच्छी उसकी मिसाल वो भी है, किताब भी है, ठीक है। तो वो बेलमेंट में तो आपने ऑफर एक्सेप्टेंस की ना, मोहम्मद खान ने कहा कि आप मुझे ये किताब दे दें तो मैं पढ़ के आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो उसने कह दिया ठीक है जनाब, उसकी इस ऑफर को उसने कबूल कर लिया। लेकिन जो पहली सिचुएशन में ना तो फरवा ने कभी गुमान किया था कि किताब भूलेगी, ना मोहम्मद खान को पता था इसे मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई ऑफर एक्सेप्टेंस से मुआहदा नहीं था, लेकिन वो जो उधर ड्यूटीज अराइज हुई ना वो नेचर उनकी है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, इसलिए इसे ना नीम कॉज कॉन्ट्रैक्ट या सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात है? और भी किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जितनी गुफ्तगू है वो काइंडली पूछ सकता है। जब टॉर्ट की बात करते हैं ना, डैमेजेस बेटा आप जो कह रहे हो ना, वो डैमेजेस से मुराद नुकसानात नहीं है, इट्स नॉट द प्लूरल फॉर्म ऑफ डैमेज, बल्कि डैमेजेस से मुराद है कंपनसेशन इन शेप ऑफ मनी। इधर भी कोई मुआहदा नहीं होता बंदों के दरमियान में, लेकिन ऐसी ड्यूटी टू केयर है कि किसी दूसरे की लाइफ में या उसके राइट में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मुदाखलत करेंगे और दूसरी पार्टी को नुकसान होगा तो जो पार्टी नुकसान करने वाली है उसकी सिविल लाइबिलिटी है कि वो हर्जाना, जिसे कंपनसेशन इन शेप ऑफ मनी या डैमेजेस लीगल टर्म में कहते हैं। तो ये डैमेज जो है नुकसान उसकी प्लूरल जो डैमेजेस है उससे फर्क है ये बात, ठीक है। सिक्योरिटी राइट्स में फरवा ने जैसा बताया था कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो उसके अगर पैसे वो देने में नाकाम हो जाए तो उसकी नीलामी करके भी उसे रियलाइज कर सकते हैं। नीलामी की सूरत में जितना कर्जा बनता है उतनी रकम रख लेंगे और बाकाया रकम उस बंदे को दे देनी है। और मैरिज के तो मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस बात को आपने जेहन में रखना है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लाम भी उसे कॉन्ट्रैक्ट ही समझता है। बहरहाल यहाँ तक ये गुफ्तगू है, तो किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सारी बातें समझ लग गई आपको बेटा? बताओगे नहीं तो मैं अब एक एक बंदे से पूछूंगा, भाई हाँ जी अली अफजा तुझे समझ लगी, हाँ जी जवेरिया सही तुम्हें समझ लगी, जी हाँ सर मुझे लग गई। लगी। बाकी किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं सर क्वेश्चन हमारा तो नहीं। चलो ठीक है, पता मुझे। तो और नहीं तो फिर चलो ये आप फाइनल कर दो, क्या नाम है आपका, तिया, सॉरी फरवा। तो फिर ये जी सर। जर्मन बताएगा मोहम्मद खान। सर उसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस कोड सिविल के, तो इसमें बेसिकली जो सोर्सेज यूज किए गए थे इस कोड को बनाने के लिए, उसमें एक तो जस्टिनियन का जो कॉर्पस जूरिस सिविलिस था यानी रोमन लॉ बेसिकली, तो एक तो वो था। और उसके बाद ये 1789 में एक डॉक्यूमेंट इसे कह सकते हैं जो कि आई थिंक फ्रेंच जो उनकी असेंबली थी उनमें था, ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। और उसके साथ जो एक सोर्स
उसके बाद ये जो कोड सिविल था इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान और मतलब सिंपल रखी थी ताकि जो हर बंदा है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा मुझे और इधर बताओ कि मैन और सिटीजन में क्या फर्क है? राइट्स ऑफ मैन या मैन कह देते तो बात खत्म ही होती। तो मैन और सिटीजन में क्यों तखसीस की गई यहाँ पे? सर सिटीजन मतलब शहरी, जिसके ऊपर मतलब अगर एक जगह पे वो रह रहा है तो उसको तो सर लॉज। मैन जो सिंपली और मैन मतलब वो सर सर सिटीजन तो सिटीजन हो जैसे एक सकते हैं। जगह पे रह रहे हैं तो उसके ऊपर। सर सिटीजन मैन सर सिंपली ये है कि जो नेशनल। वो नॉन नेशनल भी है, सिटीजन नहीं है, उन पे हम्म। उसकी बाउंड्री में है, टेरिटरी पे है, तो उस पे रूल एंड रेगुलेशन या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि लेकिन कुछ सिटीजन जिसके पास कुछ असूल हैं, वही रोमन फिर भी कैटेगराइजेशन रही फिर भी है रोमन और नॉन रोमन की, कि शहरियों को कुछ ज्यादा हकूक हासिल है शायद, कि कुछ हकूक रख दिए गए है, सिटीजन कर सकते हैं, लेकिन कुछ हकूक से वो बेशक उनकी शहरियत नहीं भी है फ्रांस की, तब भी वो उन लोगों को हासिल रहेंगे। ठीक हो गया। हाँ नेक्स्ट फरवा आप क्या बता रहे हो? सर उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो कोड सिविल था इसकी लैंग्वेज बड़ी उन्होंने आसान ही रखी थी, जो भी मतलब उन्होंने इसमें कोडिफिकेशन वगैरह की थी ताकि हर जो सिटीजन है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ आ सके। और ये जो कोड था कोड सिविल, ये कोई जो क्रिमिनल या फिर जो लॉ ट्रेड रिलेटेड जो लॉज थे तो एज सच इस तरह के प्रोसीजर्स को ये डील नहीं करता था, क्योंकि ये जो तीनों बाकी के जो प्रोसीजर कमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ ये बाद में एक्सप्लेन्ड हुए थे। उसके बाद सर ये जो बाद में ये जो सिविल कोड है इसमें अमेंडमेंट्स भी होती रही, चेंजिंग्स भी आई थी, एडिशंस भी होता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही मतलब वो कंप्लीटली चेंज कर दिया, ऐसा नहीं था। उसके बाद बिकॉज क्योंकि सर इसकी लैंग्वेज जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बड़ी इजी लैंग्वेज थी, तो ये इसको फिर जो कोर्ट्स ओपिनियंस और जो जजमेंट्स होती थी उसमें एज एक्सप्लेनेटरी केस लॉ के तौर पे ये डेवलप हुआ, और उसको जो जजेस थे अपने ओपिनियंस में भी यूज करते थे इस कोर्ट सिविल को। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सिर्फ नेपोलियन ने इस फ्रेंच जो मॉडर्न फ्रेंच कोड था उसी को मतलब क्रिएशन के लिए सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि जो ये जो सिविल कोड था जो बाद में इसका डिसेमिनेशन यानी ये और जगहों पे स्प्रेड हुआ था, उसके उसमें भी नेपोलियन का ही कंट्रीब्यूशन था। जो बाद में जो उन्होंने इलाके फतेह किए थे और उन कंट्रीज में जब ये कोड गया था तो उसमें भी नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन था। अच्छा केस लॉ की जब बात करते हैं ना, तो आपको पता है प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है? लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी तो मुझे अंदाजा था आप लोगों को पता है इस बात का। तो कहते हैं क्योंकि लैंग्वेज उसकी बहुत ही सिंपल थी, तो कई मामलात में ना वो आता नहीं होता था। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना कवानीन को, अभी तो नहीं शुरू किया आपने पढ़ने, तो उसका मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन को जनरलिटी की तरह उसको डील करें, ताकि बात कई सिचुएशन को वो कवर कर सके और उसको मुख्तलिफ लिहाज से इंटरप्रेट किया जा सके। लेकिन उल्टा ये कि सिंप्लिसिटी की बुनियाद के ऊपर भी बहुत ज्यादा केस लॉ इसकी एक्सप्लेनेशन में बना, जो कि बाद में प्रेसिडेंट के तौर पर अदालतों की ओपिनियन या जजमेंट से उनमें उनको एक्सप्लेन किया जाता था। तो बेटा ये फ्रेंच कोड की थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू कि कब आया, कैसे आया, इसके कंटेंट्स इसके क्या थे और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, बड़े अच्छे बयान किए फरवा ने। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात? हाँ जी। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। तो फिर मोहम्मद खान था अगला, है जनाब अपने कायम अपनी वॉलंटरीनेस पे टू एक्सप्लेन द जर्मन कोड। जी सर।
सर ये जर्मन की जो कोडिफिकेशन थी इसकी हिस्ट्री में ये कहते हैं कि सबसे पहले ये जो बवेरिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में इधर कमीशन बने थे, क्योंकि इधर भी काफी जर्मेनिक लोग रहते थे और इधर से जो कोडिफिकेशन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो जर्मनी का असल जो सिविल लॉ है वो एक कमीशन जो कि 1873 में स्टैट्यूट के जरिए से बनाया गया था। तो इस कमीशन ने जो जर्मनी का सिविल है उसको ऑर्गेनाइज किया था और इस कोड को 1896 में मंजूर किया गया था और जनवरी 1900 को ये केस एप्लीकेबल हुआ था। और सर इसका नाम ये काफी टफ है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बीजेबी कहते हैं। नाम बताओ उसी प्रोनाउंसिएशन में जैसा जर्मन बोलते हैं। नहीं सुना था इसको, सर डाला था गूगल में, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं सुना आपने? सर माइंड में नहीं रहा, उस वक्त याद तो किया था इसका प्रोनाउंसिएशन। ये अच्छा कोशिश की थी तो क्या था, जी गलती मलती बोलना है बोलो। सर इसका था बर्गर चीज जेसिस पता नहीं इस तरह था कुछ सर। वाह, रहे को खे बोलते हैं ना। बहरहाल चलें, बीजेपी है, स्पेलिंग हम याद जी कर सर लेंगे, बीजेपी। जो हमारा काम है। बर्गर लीचेस जेसिट्सबर्ग। अच्छा जी, आगे। सर आगे इस स्लाइड में उन्होंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया बीजेपी का। उन्होंने कहा कि ये 5 किताबों पर इसकी तकसीम की गई थी और जो सर बुक 1 थी उसमें जो जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए थे। फिर उन्होंने नेचुरल पर्सन से आपने बताया था कि मुराद ये है कि जैसे मर्द और औरत। और जो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन से मुराद मतलब कंपनीज और एसोसिएशन वगैरह। और उसके अलावा इसमें बुक 1 में चीज़ों की डेफिनेशन की गई थी और लीगल एक्ट्स की क्लासिफिकेशन भी इसमें की गई थी और प्रेस्क्रिप्टिव पीरियड का इसमें बयान किया गया था। और आपने प्रेस्क्रिप्टिव पीरियड का बताया था कि अगर किसी फर्द का कोई उसका कोई मतलब कि राइट अराइज होता है और उसको वो इन्फोर्स करवाना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने एक टाइम पीरियड बताया था कि राइट के अराइज होने तक और उसको इन्फोर्स करवाना है अगर आपने, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, शायद वो 3 ईयर्स है, उसके अंदर अंदर आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्टिव राइट तो रहेगा, लेकिन वो इन्फोर्स करवाने की जो आपके पास वो एक इख्तियार था वो खत्म हो जाएगा। तो प्रिस्क्रिप्टिव पीरियड के हवाले से हमारे पास जो है उसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस भी कहते हैं या लॉ ऑफ लिमिटेशन भी कहते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल एक्ट्स की बात की ना, तो कानून साजी के जो मुख्तलिफ उसकी क्लासिफिकेशन है और वो उसकी तकसीम के ऊपर ही उसकी क्या हैसियत है उस बुनियाद पर होती है। ज्यूरिस्टिक पर्सन की जब बेटा बात करते हैं तो ये लीगल फिक्शन है। नेचुरल इसे लीगल पर्सन भी कहते हैं ना, कि आल्दो वो कोई चीज तो इंसान नहीं है या ऑफ हैविंग कैपेबिलिटीज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है, पर्सनैलिटी दी गई ना। तो पर्सनैलिटी से ये मुराद होती है लॉ में कि having the capability of securing rights and duties and the capability of enforcing them। ठीक है, अदालत में कि वो सू भी कर सकते हैं और उन पर मुकदमा, दे कैन सू एंड बी सूड अपॉन। ठीक है, उसकी मिसाल कंपनी ने बताई, वक्फ है आपके, मस्जिद भी है इवन। तो और कॉरपोरेशन मुख्तलिफ होती हैं आपके। तो ये कई चीजें हैं कि अमूमन वो है तो नहीं, इंसान नहीं रख सकती, लेकिन कुछ निजाम चलाने के लिए वक्त ट्रस्ट है जिस आपका। तो ये चीजें डेवलप हुई हैं और ऑब्वियसली इनको आप डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आने वाले दौर में। जी नेक्स्ट। सर उसके बाद बुक 2 में इन्होंने जिम्मेदारियों का कानून बताया था कि कब से जिम्मेदारियां बनेंगी और कब खत्म होती हैं, और मुहदात और लॉ ऑफ डेलिक्ट के असूल दिए थे इन्होंने बुक 2 में। और बुक 3 में इन्होंने रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसमें ओनरशिप वगैरह के कानून थे, सर्विट्यूड्स के थे कि सर्विट्यूड का आपने बताया था कि अगर मुल्किया प्रॉपर्टीज हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी पर कुछ उसके हकूक बन जाते हैं, जैसे कि रास्ते का हक, पानी का हक और हवा का हक वगैरह के। अगर जो जिसकी प्रॉपर्टी मुल्क है तो जो उसका मालिक है उसका कोई दूसरा जो जिसके साथ प्रॉपर्टी मिलती है वो उसका रास्ता नहीं रोक सकता या उसका पानी वगैरह नहीं रोक सकता। बुक 4 में सर इन्होंने आइली जिंदगी के मुतालिक बताया था, मतलब शादी और दूसरे फैमिली रिलेशंस के मुतालिक बयान किया था बुक 4 में। और बुक 5 में जानशीनी के हकूक थे, जिसमें हेरिडिटरी और सुसेशन के कवानीन, मतलब वुरसा के मुतालिक। और इसमें एक और चीज़ बयान की गई थी कि वुरसा की वेरिफिकेशन के मुतालिक क्या कवानीन है। और अगर वुरसा में एक झगड़ा हो जाता है और उसके बाद वो सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके असूल भी इसमें बयान किए गए थे। शाबाश।
तो यहाँ तक आप लोगों का ये जो हम देख रहे थे, यूरोपियन में और भी कोड्स आए, लेकिन अमूमन दो की मिसाल दे दी है। उस हवाले से थोड़ा सा उनके डिस्कशन हो गया कि हम अगर पढ़ने जाएं जर्मनी या फ्रांस में स्कॉलरशिप में तो अच्छी तरह पढ़ सके शायद। लेकिन मकसद ये हाइब्रिड लीगल सिस्टम का तस्वर आ रहा ना, कह रहे हैं शायद दुनिया जा रही है यूनिफाइड गवर्नमेंट की तरफ। तो ये सारे मुख्तलिफ जो लीगल सिस्टम्स के जो अच्छी बातें हैं उनको मिलाकर एक निज़ाम बना दिया जाए। बहरहाल, तो अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर लेगा, क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट कौन बयान करेगा साउथ अमेरिका की हद तक। आप दोनों के अलावा। सर मैं करूं? मैं तो फिर हाथ नहीं खिलौंदा, कौन है मैं ये? सर मैं मुन्ना हूँ। मेरा बता रही हूँ ना, मेरे वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा मोबाइल में। सर मैं वो मुन्ना। स्लाइड ऑप्शन अक्सर लोगों को इसलिए नहीं आ रहा कि आपको मेरा भी नहीं था आ रहा। ऐप को एक दफ़ा अपडेट करें तो सारे ऑप्शन दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, तो वो जाओ गूगल पे ना, जाके सर्च करना प्ले पे कि ना इसी ऐप का, ये गूगल मीट का ना, तो वो अपडेट का ऑप्शन दे देगा, उधर अपडेट कर देना। ठीक है जी। तो फिर भी नहीं नजर आ रही, फिर भी आप करोगे प्रेजेंट मैमूना? नजर सर आ रही है मुझे नजर। ये हो गई है शो। दस तो फिर तो सर जो साउथ अमेरिका है, जिसे हम लातिनी अमेरिका भी कहते हैं, यहाँ पर पुर्तगीज और जो स्पेनिश लोग यहाँ पर ज्यादा थे। यहाँ पर इन्होंने कॉलोनीज भी बनाई हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है वो सिविल लॉ सिस्टम है वो कैसे यहाँ पर अराइव हुआ, तो जो ज्यादा इन्फ्लुएंस हम देखते हैं वो स्पेनिश लॉ का है। ठीक है, तो स्पेनिश जो थे वो एक मोहनजो भी थे और ताजिर भी थे, सोल्जर्स भी थे ये। और ये हमलावर के इलाकों पर इन्होंने जो है वो कब्जा भी किया था इधर। फिर जो इन्होंने कॉलोनीज बनाई, तो फिर जो इन्होंने कानून बनाए थे। हेलो सर, आपको आवाज आ रही? आ रही बेटा, आ रही है, सही समझ लग रही है, बोलो आप। तो फिर जो फिर इधर जो कॉलोनीज बनाई, फिर तो फिर रोमन लॉ और जो सेंट्रल लॉ सिस्टम साउथ अमेरिका में क्या, वो फिर वो स्पेनिश लॉ के जरिए ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो इधर जब फिलिप दी सेकंड्स यहाँ पर, सर मुझे यहाँ पे स्लाइड्स नहीं, यहाँ पे फिर इशू हो रहा है इनका। अच्छा बेटा, ये जो बात कर रही है ना कि ऑब्वियसली स्पेन का इन्फ्लुएंस था, तो ब्राजील की हद तक बात कर रही है, तो वो पुर्तगाल की कॉलोनी तो थी, लेकिन स्पेन ने पुर्तगाल पर भी कब्जा रखा 1580 से लेकर 1640 तक, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट उधर भी इन्फ्लुएंस उसका रहा। ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है, आप लोगों को शायद अंदाजा ही होगा। और साथ में कह रहे हैं कि यही नहीं है कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, खास तौर पे ना जो नॉर्थ अमेरिका, जो जिस सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप कहेंगे, जहाँ पे स्पेन भी थे, तो पुर्तगाल, सॉरी ये आपके फ्रेंच था, और तीसरे नंबर पे यूके। ठीक है, ये तीनों ही थे। फ्रांस अल्टीमेटली कनाडा में रह गया था। बहरहाल वो हिस्ट्री की बात है, उनका ताल्लुक था ही था। लेकिन जो प्राइवेट लॉ के मैटर्स थे उन पर फिर भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा। ऐसे ही है मैमूना? हेलो जी सर। तो अब नेक्स्ट आप क्या बताना चाह रही हैं? लैपटॉप लेना पड़ेगा 3 दिन बाद। हाँ जी, और कोई कौन है और वॉलंटियर? हाथ खड़ा करो भैया, बताओ। मैं मुन्ना को, इतनी आसान तो बातें हैं आज, तो इतने कोई बातें नहीं। फिर वही दोनों ने फरवत है मोहम्मद खान, ये यही पढ़ने आते हैं बस, बाकियों को क्या है? अब सर तो मैं यूज टू बोलूं? नहीं हो गया अब। मैं कौन हूँ मैं? सर जुवेरिया। जवेरी। हाँ बोलो जवेरिया। सर
चिली का बताना कोडिफिकेशन प्रोसेस। पता नहीं बेटा। नो सर, अभी कनेक्ट हुआ ना दोबारा तो नहीं कट रही थी आवाज। स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस। अभी तो हम चिली और ब्राजील से पहले डिस्कस कर रहे हैं ना थोड़ा सा एस्पेक्ट कि साउथ अमेरिका या जिसे लैटिन अमेरिका कहते हैं वहां पे कैसे कानून आया। चिली की सर बात तो थोड़ी दो दो के बाद करेंगे ना हम। ये 2 स्लाइड्स में थोड़ा सा हमने देखा, 3 बना दी थी कि लैटिन अमेरिका में किस तरह से आया। फिर आप चिली का बयान करना चाहते हो? चलो नो फिर सर, ये भी कर लेती हूँ। करती है उनकी तो लेटर कर लीजिए जल्दी कर। सर ये इसमें प्राइवेट ये बताया गया कि प्राइवेट लॉ और मैनी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो डिफरेंट सिस्टम थे, रिमेन वो यूरोपियन ही रहे, जिसमें द कॉन्टेक्ट ऑफ सिविल कमर्शियल और प्रोसीजर कोड्स भी वही थे, और लीगल एजुकेशन में भी यूरोपियन स्टाइल में ही रही, और द स्ट्रक्चर जो था वो भी लीगल प्रोफेशन में ही था, और द इन्फ्लुएंस तो लीगल स्कॉलर्स में इन सब में ना यूरोपियन स्टाइल में ही रहा, मतलब चेंजिंग कोई नहीं आई, वो यूरोपियन ही रहे, और जो रोल था ना जो जुडिशियल का वो भी वही रहा। or the reception of Spanish law into many Latin American countries and its Roman law was not a well-ordered process। और इसमें भी यही बात की गई है, और कहा था कि आफ्टर द स्पेनिश कॉन्क्योर जितना भी इसमें किया गया, स्पेनिश लॉ इटसेल्फ बिकम अ जंबल, क्योंकि वो एक कंपाइल फॉर्म में नहीं था। जो स्पेनिश लॉ था, रोमन स्पेनिश लॉ था, और वो इतना मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं था किया गया, वो अभी मतलब स्कैटर्ड ही था, और वो था मतलब एक जगह कंपाइल फॉर्म में नहीं था। और जितना भी इसमें कलेक्टेड फॉर्म और कलेक्शन जो थी वो फिर एक जगह इकट्ठा किया गया इसको 1803 में, और विद द पब्लिकेशन ऑफ डाइजेस्ट इसको नाम दिया गया न्यूवा रिपब्लिकन का, न्यूवा रिपब्लिकन या जो भी कह रहे हैं रिपब्लिकन और Yes, ये sir. वो वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक ये थोड़ा बेसिकली बात हो गई ना कि मेन स्पेन के जरिए से है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है पुर्तगीज भी थे उनमें, फ्रांस भी था, लेकिन ये ज्यादा लोअर साइड पे आए, यानी कि साउथ अमेरिका में इनको मौका मिला। स्पेन का खास तौर पे जब फिलिप द सेकंड की बात की जाती है तो मैं कल ही देख रहा था कि पहली जो सल्तनत थी ना दुनिया में जिसपे कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, वो एक्चुअली में थी स्पेन थी। हम समझते ना बर्तानिया शायद था, लेकिन वो स्पेन थी। और वो जो चार्ल्स द वन था इनका स्पेन का, शायद मेरे ख्याल वो फिलिप के बाद में आया था, वो था उसके दौर में थी, जिसे बाद में पॉप ने रिकॉग्नाइज करे तो चार्ल्स द फिफ्थ वो बन गया। तो स्पेन असल में इतनी बड़ी ताकत थी, बर्तानिया से भी पहले बनी, जिसपे कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता था, जैसा फिलीपींस जो है उसके नाम पे रखा गया था इस बात के वाले से। और बाकी बार कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में तो है, लेकिन जो सिविल मैटर्स थे उनमें सारा हमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस ही नजर आता है। साउथ अमेरिका की जब हम ज्यादा उसको ना मेन बात करें तो, लेकिन माइनर तौर पे बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक अब कोड चिली को बयान करेंगे। कौन बयान कर रहा है जी कोड चिली को? आप ही कर सर रहे हैं जी? करो बेटा। सर फिर कोड जो था चिली का, उसमें एंड्रेस बेलो एक जूरिस्ट था, डिप्लोमेट भी था। फिर वो जिसने माइग्रेशन की वेनेजुएला से आया 1829 में, और ये इसने स्टार्ट किया कोडिफिकेशन प्रोसेस। सेल्फ टॉट था इसको, किसी ने भी इसने लॉ कहीं से पढ़ा नहीं था, वहाँ सेल्फ टॉट ही था। और इसने जो रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी थी ऑन बोथ रोमन और स्पेनिश लॉ में इसको कमांड हासिल था। और लर्न इसने फिलोसफी के अलावा लैंग्वेज और लिटरेचर में भी इसको महारत हासिल थी। और विद इन 2 years ऑफ हिज अराइवल, जब वो आया 2 सालों के अंदर अंदर इसने ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया, और विदाउट एनी ग्रांट, किसी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट के से कोई नहीं, इसको मतलब सेल्फ मेड इसने काम शुरू किया। और अ न्यू सिविल कोड इसने फिर अडॉप्ट करवाया अपनी अडॉप्ट कंट्री के लिए। उसके लिए एक सिविल कोड इसने अपनी जो जिस कंट्री में आया था उसके लिए इसने शुरू करवा दिया। फिर 1840 में जो था ये चिलियन लेजिस्लेटिव जो थी, उसने एक कमीशन बनाया 5 मेंबर्स का, जिसमें से 2 जो थी उसकी चिलियन बॉडी थी, और मेलो जो था वो सेनेट के लिए इलेक्ट हो गया। और इवेंचुअली जो कंप्लीटेड इसने अपना काम कंप्लीट किया, और इसकी जो अपने कोलीग्स के साथ, और फिर इंटायर जो सिविल कोड था वो बन गया। और ये प्रूव हुआ 1856 में, और इन फोर्स ये हो गया 1857 में।
अब और ये प्राइम इसका सोर्स जो था कोड सिविल कोड का चिली का, वो ये था कि रोमन लॉ भी था इसमें स्टार्टिंग में, प्राइमरी फ्रॉम द कॉर्पस जूरिस सिविलिस से था, और स्पेनिश लॉ भी था इसमें, इंक्लूडिंग द कोडिगो डी लास सेटिस पार्टी डास भी था इसमें, और वो जो थे ग्लॉसिस थे उनके वर्क की भी थोड़ी बीच में इसमें टेस्ट था, लेटर जो स्पेनिश जूरिस थे, और फ्रांस का भी था कोड इसमें, उसका भी थोड़ा मतलब इमेज था, और इसमें जो अदर यूरोपियन सिविल कोड्स भी थे, उसमें जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया का काम भी था, और ट्रीटीज वो भी प्रूशिया प्रूशिया और प्रूश ऑस्ट्रिया, सॉरी, वो भी था, इसका काम भी था बीच में, और रिटन जो स्पेनिश और फ्रेंच जूरिस्ट थे वो भी, उसकी भी एक इमेज जो थी वो थी इसमें। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि इसका जो कोडिफिकेशन प्रोसेस था चिली का, वो काफी इन्फ्लुएंस था बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर भी, अडॉप्टेड ऑलमोस्ट इनेक्ट बाय कोलंबिया एंड इक्वाडोर पे भी था, और यूज्ड एज अ मॉडल ऑफ सिविल कोड्स ऑफ अर्जेंटीना, पैराग्वे, वेनेजुएला, एल सल्वाडोर और निकारागुए, और इस पे भी था इसका इन्फ्लुएंस, लेकिन बेसिक जो था वो इवन द कोड एंड द लीगल सिस्टम जो व्यू था मोस्ट एडवांस और इन्फ्लुएंस था अमंग द स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। यानी कि एंड में बात कर रहे हैं कि इतना उसका ना असर था कि कोलंबिया और इक्वाडोर जो कि दो और ममालिक है साउथ अमेरिका ने, उन्होंने तो बिल्कुल वैसे ही उसको ना कोई कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं किया, बल्कि बाकियों ने जो जिन ममालिक का जिक्र ना अर्जेंटीना, पैराग्वे, वेनेजुएला, एल सल्वाडोर और निकारागुआ, तो इन्होंने मॉडल के तौर पर उसकी बुनियाद के ऊपर फिर अपने हाथ से कानून साजी की, और आज तक भी चिलियन जो कोड है लॉ का और उसका लीगल सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एडवांस समझा जाता है, खासतौर पर उन ममालिक में साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी चिली कोड के मुतालिक है, कोई इतने इसमें बात एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं थी। तो किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो फिर नहीं क्वेश्चन है तो फिर ब्राजील के कोड के मुतालिक कौन बताएगा? हाँ जी, एनी वॉलंटियर न्यू? चलो मोहम्मद खान आप बताओ। जी सर इसमें इन्होंने बयान किया है कि जैसे कि पुर्तगाल और स्पेन जब इकट्ठे थे और ब्राज़ील पुर्तगाल कॉलोनी थी, तो ये भी स्पेनिश लॉ के इन्फ्लुएंस में आ गया था, और क्योंकि पुर्तगाल के कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई जब उसका इतलाक था, और इसमें एक और चीज़ इन्होंने बयान की है क्योंकि फिलिप II ने स्पेन के सारे कानून को ऑर्डिनेंस की सूरत में बयान कर दिया था, खास तौर पर प्राइवेट लॉ और क्रिमिनल लॉ को उसने खास तौर पर जो है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में बयान कर दिया था, और इन ऑर्डिनेंस में वही सेम चीज़ें थी, वही सेम रोमन लॉ, कैनन लॉ, म्यूनिसिपल चार्टर और पुर्तगीज लेजिस्लेचर का मजमूआ था ये, और 1916 तक जब तक नया कानून नहीं बना तो इन्हीं ऑर्डिनेंस का अमल दरामद रहा था वहाँ पे। और मॉडर्न कोडिफिकेशन ब्राजील में? जी सर, ब्राज़ील में। और सर मॉडर्न कोडिफिकेशन की तहरीकें 19वीं सदी में के दरमियान से शुरू हो चुकी थी, और 1830 में पीनल कोड और 1833 में क्रिमिनल कोड और 1916 में जो न्यू सिविल कोड था वो यहाँ पे वो बना था। जी क्या हुआ? जी ये सर तो बात सर वो हो गई। अब वाटर कोड से शुरू कर दो। वो बस असल में ना मैंने वो खत्म करना था वहां से, तो वो उधर भी रह गई तो इधर भी रह गई। चलो रोमन लॉ और ये वगैरह सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस उसको अडॉप्ट कर लिए, सारी बातें हो गई, चलो यहाँ तक हो गई। अच्छा जी, इतने ज्यादा डिटेल था कि किन किन चीजों को वो तय करता था। वाटर कोड, एयर कोड अलहदा था, माइनिंग कोड, हेल्थ कोड, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कोड, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक, टैक्स कोड, इलेक्टोरल कोड। तो वही जो हम बात कर रहे हैं ना कि डिफरेंट टॉपिक्स में तकसीम करके कानून के निज़ाम को उधर से अलहदा जो बयान करना ना, तो ये इतनी ज्यादा डिटेल में ये न्यू सिविल कोड था, जिसमें पुरानों के साथ साथ जिनका जिक्र अभी उन्होंने पहले किया, ये नए किस्म के भी कोड इसमें शामिल थे।
जी इसमें सर इस स्लाइड में उन्होंने कहा कि ये जर्मन का जो कोड था बीजीबी उससे काफी इंस्पायर्ड था और इसके तीन हिस्से थे। इसके पहले में जनरल प्रिंसिपल्स बयान किए गए थे, दूसरे में इंसानों के मुतल्लिक, चीज़ों के मुतल्लिक और हकूक के जो असूल होते हैं उसके मुतल्लिक बयान किया गया था, और तीसरे हिस्से में आइली ज़िंदगी, शादी के रिलेटेड जो है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कवानीन और जो जानशीनी सक्सेशन के रिलेटेड कवानीन इसमें बयान किए गए थे। इसमें तरमीम भी की गई बाद में, लेकिन अभी भी ये काबिल अमल है वहाँ पे ब्राज़ील में। अच्छा जी। तो बेटा ये चलो वो जल्दी आप लोगों ने खत्म कर दिया इसको, यहाँ तक आ गए हैं, 5वां हिस्सा हम अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का इस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से? और जनरल जो अभी थोड़ा सा शुरू में आप लोग डर रहे घबरा रहे थे, शिकायतें लगाते फिरते हैं, तो कोई परेशानी है अभी भी ये जो मोडस ऑपरेंडाई या तरीक़ेकार जिस तरह से हम अपनी क्लास को लेकर चल रहे हैं, कि अब यूज टू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोग, या कोई और सजेशन? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलो। सर मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो काइंडली कोई बुक बता दें जिसमें ये सब ब्रीफली लिखा हो। बेटा ये ना असल में हम मरियम हो ना आप, मरियम मंसूर? जी सर। अच्छा, तो बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? आर्टिकल आपके पास दिया ना आपको फरमा ने? अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कभी जीआर से कंसल्ट करते हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? सर सब कुछ है मेरे पास, वो उन्होंने सेंड भी किया हुआ है जीआर ने, मैंने पढ़ा भी है सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स हैं जो डिफिकल्ट लग रही हैं और समझने में मुश्किल हो रही है मुझे। तो बेटा तो इसीलिए मरियम बेटा इसीलिए तो पहले वो उसको ना एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसको ना एक तो कई उसमें फैक्टर है ना, लैंग्वेज का बड़ा हमारे बैरियर है। अभी इंग्लिश जी हम सर। समझते हमें आती है, लेकिन अब आपको पता लगा कि ओहो ये इंग्लिश है, ठीक है। और हर एक लफ्ज के पीछे एक पूरा पूरा लेसन या पूरा पूरी किताब भी हो सकती है, उसको अगर जी हम सर डिटेल ये में करना चाहें। हाँ, तो शुरू में तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए तो वो ना रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में किया गया कि आप पढ़ें, हेल्प करें। उसके लिए ना फर्स्ट क्लास पिछली क्लास को पढ़ाने की कोशिश की थी लगी, तो पहले मैंने स्लाइड्स में इसको कन्वर्ट किया। फिर ऑब्वियसली कोविड हमें इस तरफ भी ले गया कि एक और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है रिकॉर्डेड, कि इंटरनेट में बच्चों को ना जिस तरह आप कनेक्शन टूट जाता है ना, तो या जी सर। उसमें कमी वाक़ई होती, आवाज क्लियर नहीं होती, तो टीचर बार बार बयान करेगा, यही बात करते रहेगा, तो रिकॉर्ड करके भेज दो, सुन ले। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आके क्लास में करें, ठीक है ना बेटा? जी तो सर। वो उसके लिए बुक भी दी हुई है ऑलरेडी, जो हम नेक्स्ट इसके बाद रखा हुआ है उसमें। अगर आप वो कहे कोई किताब है, इसका आप जनरल असूल एक रख लो बेटा। एक तो है कि आपको यही चीजें पढ़ाने के लिए इधर आप आए हैं। अगर आप इस काबिल होते इतने, तो डिग्री कराने के लिए 5 साल इधर आपकी ट्रेनिंग करने की जरूरत क्या थी? आपको डायरेक्ट हम पकड़ा दें, ले लो जनाब लाइसेंस, बनो वकील, वकील खेलो, जज वकील जाके, ठीक है। तो 5 साल का कोर्स डिजाइन किया गया, तो कोई जरूरत है 5 साल लगाने की? तभी डिजाइन किया ना मरियम बेटा, जी सर। ठीक है। तो अब भी मेरा जिस तरह से लॉ की फील्ड से 18 साल से ताल्लुक है, प्रैक्टिकली भी और पढ़ने के लिहाज से भी, तो अभी मुझे कई बातें नहीं समझ लगी। तो बहरहाल मेरी तो ऑब्वियसली जो आईक्यू लेवल है आपसे काफी कम है, तो वो टाइम लगेगा ना वक्त के साथ साथ। अब ये इन ही सोर्सेज में आपके सामने ये 3-4 बच्चे जो हैं 5-6 अगर आके बातें कर रहे हैं, तो इनमें और आप में फर्क क्या है? अब इनसे पूछिए ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको भी बातों की क्लैरिटी होने लगे। कुछ टॉपिक्स को मैं थोड़ा हल्का सा बयान कर देता हूँ कि अभी इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। कुछ को डिटेल में जरूरत पड़ जाती है, अभी बेस बन रही है आपकी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें कई ना उसके सिस्टम से ज्यादा फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लीगल ही हवाले से डिस्कशन कर रहा होता हूँ, और कई बातें आपको भी नहीं पता लगी हैं, समझ लगने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो लेकिन मेन तो जो बातें हैं उस आर्टिकल में, हमारा जो क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, वो उसी के हद तक होगा ना, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ज्यादा। एक्सप्लेनेशन मैं ज्यादा करता हूँ, ये बच्चे भी बयान कर रहे होते हैं, कई बार एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, तो मैंने करने देता हूँ कि चलो वो इनके दिमाग में बैठे, या इन वो क्या समझे इस चीज को।
अगर उसमें कहीं मेरे हिसाब से गलत फहमी है तो मैं उसको दूर करूं। तो एक वक्त है, लेकिन मेरी राय में शायद, आई डोंट नो बाकी आप में क्या है, ये टाइम ज्यादा दे रहे हैं, ये बैकग्राउंड सर्च ज्यादा कर रहे हैं, ये कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर है उसके लिए अभी तो मसला कोई नहीं। हमारे दौर में बड़े मसला था जनाब, लीगल डिक्शनरी अलहदा एक होती थी, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी एक अलहदा रखी होती थी, और इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी एक अलहदा रखी होती थी। तो हम बुक नहीं इतना पढ़ते थे जितना मैं कंसल्टिंग डिक्शनरीज को कर रहा होता था शुरू में, खासतौर पे 2 साल ना। ठीक है, तो ये करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, पहले हम लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं असल में। वो लैंग्वेज आपकी बेहतर होगी, ठीक है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होगा और कई चीज़ों को पता होगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी हो जाएगी। तो इंग्लिश में ही हमारा निज़ाम है, वही किताबें हमने पढ़नी है, मीडियम ही हमारा ये है। बल्कि तो हमारा तो लीगल ये है कि आप ना इंग्लिश में ही बातचीत होनी चाहिए हमारी, तो मीडियम इंस्ट्रक्शन अगर इंग्लिश है। लेकिन मैं जो देखो इतनी तकलीफ से मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं भी इंग्लिश मीडियम पैदावार हूँ, है, मैंने भी अपना स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम की, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन कितने देखो तो नहीं आप, कितने पुरमगज और कितने मुश्किल अल्फाज में बोल रहा होता हूँ। तो पीछे मेहनत करनी पड़ती है ना बेटा, सर्च करनी पड़ती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिर मेमोरी बैंक का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर तो डिग्री लेनी है तो वो तो मिल ही जानी है, लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ करना है तो मरियम बेटा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? जी सर, सही कहा आपने, इंशाल्लाह हाँ, कोशिश तो करूंगी। अब मोहम्मद खान है या ये फरवा है, ठीक है, अभी ये 1-2 और थे, क्या नाम है इसका, वो बोले, ये बच्ची बोली अभी, तो सर ये आपके ट्रांसलेट तो साथ मैं ही है। लिखा हुआ है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिनके पीछे कुछ बैकग्राउंड है उनका, उनको समझना मुश्किल हो रहा है। तो वो मैं बता देता हूँ, वो टाइम लगेगा ना ऑब्वियसली उसमें, जी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब टॉट है या डिलिक्ट है, सुबह भी मैं वो कॉन्सेप्ट एग्रीमेंट है, अगर आप इधर ही वीडियो देखोगे तो वो एग्रीमेंट ही अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, उस पर 3-4 केस लॉज हो गए हैं, 3 हफ्ते गुजर गए मेरे, अभी तक वो उसकी बेस ही बनाता जा रहा हूँ। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे गए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप देखेंगे, वो केस ला देखे, एक 50 मिनट का, एक 12 मिनट का, 15 मिनट का, ये तो बड़े बड़े लंबे इस पे ना बैसे हैं, और वो जिंदगी गुजर जाती है, समझ नहीं लगते कॉन्सेप्ट के ना। वो टाइम लगेगा वक्त के साथ साथ, है, तो कुछ को आप याद कर लो और कुछ आइंदे आने वाले दिनों में बता देंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब आपको असेस किया जाता है ना पेपर के हवाले से, तो आपका जो स्टैंडर्ड है सबके साथ देख के, और आप इस वक्त कहाँ पे हैं, ऑब्वियसली 2 साल बाद तो आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा इसका इल्म हासिल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जनरल बुक्स है, जूरिस्प्रूडेंस की कोई बुक खरीद लो तुम, अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टेड है इस मौके के ऊपर, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं वो। अभी मैंने आपका जो पार्ट 1 आएगा एनुअल बेस पे, उनको द फिलोसफी ऑफ लॉ का जो सब्जेक्ट है, आपने उसमें फिलोसफी पढ़ी थी, वो उसमें जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, वो भी आने लग जाएंगे लेक्चर की सीरीज में हर अगले महीने। थोड़ा सा उसको भी देख लिया करोगे, इससे बेहतर हो जाएगा आपको अंदाजा, एक वक्त सर ये लगेगा कितने आहिस्ता आहिस्ता। कितने मतलब हाँ, कितने सेमेस्टर्स में पढ़ना है हमने लीगल सिस्टम को? ये इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे बस, जी नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुतल्लिक ज्यादा गुफ्तगू होगी, या देखेंगे क्या उसकी कोर्स आउटलाइन है और आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मुश्किल लग रहा है सब्जेक्ट आपको? सर नहीं, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टेड है, इसलिए तो मैं असल समझना चाह रही हूँ इसे थोड़ी। हाँ, असल में मैं तो गुफ्तगू कर रहा था, चलो टाइम हो गया, कि जो मोडस ऑपरेंडी या जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, निज़ाम को चला रहे हैं, उसके मुतालिक बेहतरी में वो आप यूज टू हो गए या और कोई प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करना चाह रहा था। चले नेक्स्ट क्लास में ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो काम बातें होंगी